हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने 1753 का चार्टर पढ़ लिया था और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग की 1772 की, 1774 और 1780 की न्यायिक योजनाएं हम पढ़ चुके थे। अब हम आज रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1753 के बाद और 1772 के बीच में जो समय रहा है उसी के परस्पर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सन 1757 में मैंने आपको बताया था प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार से बंगाल की वास्तविक जो प्रभु सत्ता थी वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी। लेकिन कंपनी के ऊपर बंगाल के प्रशासन का कोई वैधानिक दायित्व नहीं था। ये मैंने आप लोगों से पहले चर्चा किया था। अब जब किसी प्रकार का कोई वैधानिक दायित्व नहीं था तो इस स्थिति का लाभ कंपनी के कर्मचारियों ने उठाया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी के कर्मचारियों ने वहाँ के लोगों का शोषण किया था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया था। इस प्रकार जो शोषण के द्वारा इन्होंने धन इकट्ठा किया था उसको क्या करते थे, अपने साथ वापस से इंग्लैंड लेकर के चले जाते थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को उस समय भी चर्चा की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता था, जब वो कंपनी के कर्मचारी हमारे भारत के यहाँ से पैसा लेकर के वापस जब इंग्लैंड चले जाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, वो अपना शानदार जीवन जीते थे और इंग्लैंड के जो सामाजिक जीवन जो होता था उसको प्रभावित भी करते थे। साथ ही उस पैसे के बल पर वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते थे। साथ ही पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी बनने का प्रयास करते थे। इस तरह के जो काम इंग्लैंड जाकर के ये करते थे तो हुआ क्या, एक तरफ तो कंपनी के कर्मचारी जो थे वो कंपनी के अंश का क्रय करते और साथ ही कंपनी की जो नीतियां होती थी उसमें हस्तक्षेप भी करते। और दूसरी तरफ क्या था, बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ती जा रही थी क्योंकि यहाँ से शोषण करके सारा पैसा कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड लेकर चले जाते थे। बंगाल में अकाल पड़ा था, ये मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की है। जब इस अकाल की खबर कंपनी के कानों में पड़ी और कंपनी के कर्मचारियों के जो धनवान बनने का जो था उसके प्रति क्या है, कंपनी के कार्यों के प्रति इंग्लैंड में शंका पैदा होने लग गई थी और इंग्लैंड की जनता को इस बात के बारे में विश्वास हो गया था कि भारत में कंपनी और उसके जो कर्मचारी है कोई ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि भारत में कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था न होकर के क्या हुआ, इसने अपनी प्रभुसत्ता भी हासिल कर ली है। इस तरीके की जानकारी वहाँ के लोगों को मिली। तब इंग्लैंड ने इस बात को महसूस किया कि कंपनी को संसद के नियंत्रण में कर लिया जाना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंची तब कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कर्ज की भी मांग की थी। तब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के द्वारा ऋण के लिए जो आवेदन दिया था
उसकी कार्यों की जांच किए बिना ही उसको स्वीकार नहीं किया और हाउस ऑफ कॉमन्स ने कंपनी के कार्यों के जांच के लिए दो तरह की कमेटी गठित की, एक सिलेक्टेड कमेटी और एक सीक्रेट कमेटी। इन कमेटियों ने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट में उन बुराइयों का संकेत किया और कहा कि कंपनी को स्वतंत्र रखने का मतलब है इंग्लैंड की प्रभुसत्ता जो है उसको नुकसान पहुंचाना। कंपनी ने अपनी जो प्रथाओं के थी उसके द्वारा जो दोष निकल रहे थे उसके निवारण करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के संगठन में परिवर्तन किया गया और उसे ब्रिटिश सरकार और संसद के नियंत्रण के अधीन रखा गया। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के साथ ही सम्राट के चार्टर जो हमने पहले पढ़े थे, 1726 का चार्टर, 1753 का चार्टर, इससे पहले भी हमने चार्टर के बारे में चर्चाएं की थी, उनका अंत हुआ और उसके स्थान पर अब क्या हुआ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के युग का उदय हुआ। अब हम चर्चा करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का क्या रीज़न था, वो मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अब रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ढांचे में परिवर्तन। कंपनी के ढांचे में परिवर्तन करके क्या कर दिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के संचालकों के जो कार्यकाल था उसको 1 वर्ष से बढ़ा करके अब 4 वर्ष कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। साथ ही रोटेशन से 1/4 संचालकों का चुनाव भी प्रतिवर्ष किए जाने का उपबंध किया। ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों हुई, तो यह परिवर्तन जो है संचालकों द्वारा कंपनी के कार्यों के जो निरीक्षण और अंशदाताओं के समक्ष संचालकों को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से किया गया था। और रोटेशन से जो 1/4 सदस्यों का प्रतिवर्ष चुनाव करने का प्रावधान क्या करने का कारण क्या था, तो इसका कारण ये था कि पहले क्या होता था कि सभी सदस्य जो थे एक साथ बाहर हो जाते थे, लेकिन अब रोटेशन से 1/4 सदस्यों का जो प्रतिवर्ष चुनाव किए जाने का जो प्रावधान था उससे क्या हुआ, संचालक सभा में 3/4 जो सदस्य अनुभवी संचालक के रूप में रह जाते थे। इस प्रकार से क्या था, संचालक मंडल जो था एक स्थायी रूप से कार्य करता रहता था। इसी के साथ अगला हम देखें तो जो शेयर होल्डर थे, जो अंशदाता थे, उनको भी मत देने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया। और किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया, क्या कहा कि वे ही अंशदाता मतदान कर सकते हैं जो कंपनी में 1000 पाउंड या उससे अधिक का अंश रखते हैं। पहले क्या था, जो अंशदाता 1000 पाउंड या इससे कम का अंश रखते थे वो क्या करते थे, नीतियों को प्रभावित करने का काम करते थे। तो इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब केवल वही अंशदाता मतदान कर सकते थे जो कंपनी में 1000 पाउंड या उससे अधिक का अंश रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कलकत्ता की सरकार था उसका भी पुनर्गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया, कलकत्ता की सरकार का पुनर्गठन किया गया और इसके द्वारा क्या कर दिया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता की सरकार का पुनर्गठन करके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया और उससे क्या किया, कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी थी उसमें सिविल और मिलिट्री मामलों में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था, जिनकी योजनाओं को हम 1772 में पढ़कर आए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स थे और परिषद के जो सदस्य थे उनमें थे मॉनसन, क्लेवरिंग, वॉरवेल और फ्रांसिस। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का रखा गया था और यदि इनको पद से हटाना है तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा संचालक जो सभा थी उसके अनुमोदन से हटाया जा सकता था।
परिषद के द्वारा जो निर्णय था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था, और जो गवर्नर जनरल होता था उसे एक मत देने का अधिकार था। मतलब यदि मत बराबर की स्थिति में होते हैं तो गवर्नर जनरल जो था निर्णायक मत दे सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, अगला जो पॉइंट प्रावधान है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन। किन मामलों में? युद्ध तथा शांति से संबंधित जो मामले होते थे उस पे। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की बात करते हैं तो तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी और उनका किसी प्रकार से आपस में कोई संबंध नहीं था। इनका संबंध केवल इंग्लैंड स्थित कंपनी की संचालन सभा से होता था। अब जब युद्ध और शांति के मामलों को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तो इसके दो अपवाद रख दिए कि कब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी जो है कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। तो एक तो कर दिया इन्होंने, ऐसे कोई अत्यावश्यक मामले कलकत्ता के गवर्नर जनरल के परामर्श करना आवश्यक नहीं है। यदि कोई अत्यावश्यक मामला है जिस पर गवर्नर जनरल से परामर्श करना आवश्यक नहीं है था, ठीक है, और यदि आदेश प्राप्त करने तक कार्य स्थगित करने के कारण क्या खतरा पैदा होने की संभावना हो जाए तो वहाँ पर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के नियंत्रण के अधीन मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी नहीं रहेगी। अगर शॉर्ट में बोले तो हम ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल से आदेश प्राप्त करने तक यदि कार्य को स्थगित करते हैं तो क्या होगा? खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी जो है कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसी के साथ यदि उस संबंधित मामले में इंग्लैंड में जो स्थित संचालन सभा था उसका आदेश प्राप्त हो चुका है तो भी मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अधीन नहीं रहेगी। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट का अगला प्रावधान पर अगर हम बात करते हैं तो न्याय प्रशासन ने सुधार के उद्देश्य से क्या किया? ब्रिटिश सम्राट को एक चार्टर जारी करके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का अधिकार भी प्रदान किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? 1726 और 1753 के चार्टर के द्वारा जो मेयर कोर्ट बनाई गई थी उनको अब समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का अगला प्रावधान तो इसमें क्या है? कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है इसको कलकत्ता और अधीनस्थ व्यापारी जो संस्थान थे उनके लिए रूल और रेगुलेशन को बनाने और ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार दिया गया। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कहाँ के लिए? कलकत्ता के लिए। और अधीनस्थ जो व्यापारिक संस्थान थे उनके लिए क्या कर सकती थी? नियम बना सकती थी, विनियम बना सकती थी और अध्यादेश को आदि को जारी करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को क्या है? विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। अब इस प्रकार की विधायी शक्ति पर भी हम कह सकते हैं दो प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। एक तो था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा जो बनाए गए रूल, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस तभी वैध हो सकते थे जब वे उचित हो, उपयुक्त हो और इंग्लैंड में प्रचलित कानून के प्रतिकूल न हो। तो कुल मिलाकर के जो रूल, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस जो भी बनाए जाते थे उनका क्या होना चाहिए था? उचित होना चाहिए था, उपयुक्त हो और इंग्लैंड में जो कानून है उसके विरोधाभास में न हो। इसी के साथ जो रूल, रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो तब तक वैध और प्रभावकारी नहीं होते थे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पंजीकरण न कर दिया गया हो। तो दूसरा क्या था? ऐसे रूल, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस का सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए था? पंजीकरण भी होना आवश्यक था। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का अगला प्रोविज़न क्या है? इस अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यवसाय करने या किसी प्रकार का उपहार स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो निजी व्यवसाय नहीं कर सकते थे कंपनी के अधिकारी और न ही किसी प्रकार का कोई उपहार या गिफ्ट ले सकते थे।
इसके बाद अगला हम प्रोविज़न देखते हैं, तो कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए यह भी प्रावधान कर दिया कि अंग्रेज कर्मचारी पर उनकी सेवा के दौरान अपराधों के लिए इंग्लैंड के न्यायालय में आपराधिक मामला चलाया जा सकता था। यदि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया जाता था तो उसके लिए क्या था, इंग्लैंड के न्यायालय में उनके विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जा सकता था। अब हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां या त्रुटि क्या रही है। तो जैसा कि मुख्य प्रावधान हमने अभी चर्चा किए हैं, इन प्रावधानों से हम कमियां अपनी जो रेगुलेटिंग एक्ट में निकलती है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो सदस्य थे वो बहुमत की राय का आदर करने के, या हम कहें कि जो बहुमत की राय की जो बात आती थी वहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच मतभेद पैदा होते थे, जिसके कारण क्या होता था, गवर्नर जनरल अपनी बहुत सी नीतियों को काउंसिल के विरोध के कारण लागू नहीं कर सकता था। तो सबसे पहला कमी क्या निकल के आई कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है उनके बीच में बहुमत की राय को लेकर के मतभेद पैदा होता था। सेकंड हम कह सकते हैं, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, या मैं ये कहूँ बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी टाउन था, इसके ऊपर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी टाउन के द्वारा युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में अधिकार दिया गया था। तो वहाँ पर क्या होता था, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते थे वो इस अपवाद जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, या तो आदेश प्राप्त होने तक ऐसी स्थिति हो सकती है कि खतरा उत्पन्न हो जाए, या इंग्लैंड स्थित कंपनी के संचालन सभा के द्वारा कोई आदेश प्राप्त हो जाता था, तो इन दोनों अपवादों की आड़ में क्या करते थे, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, जिससे भी इस अधिनियम के जो उपबंध था इसका क्या हुआ, महत्व कम हुआ और विवाद और मतभेद बढ़ते चले गए। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वैधानिक जो ढांचे को भी स्पष्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या था, वास्तव में जो मुगल सम्राट, जो कि मैंने आपसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के समय पे चर्चा की थी 1757 से लेकर के 1772 के बीच के दौरान की, उस समय मैंने आपसे बताया था कि उस टाइम पे क्या था कि कंपनी खुद तो शासन नहीं कर रही थी बल्कि मुगल सम्राट के माध्यम से शासन करती थी। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, कंपनी वास्तव में क्या थी, मुगल सम्राट के अधीन दीवानी के रूप में, जो मैंने आपसे चर्चा की थी, और कलकत्ता नगर में क्या था, ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में प्रशासन करती थी। इससे क्या हुआ, कंपनी के दोहरा क्षेत्राधिकार को एक्ट के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। अगर यदि इस अधिनियम के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया जाता तो क्या होता, ये बात हमारे सामने निकल के आ जाती कि कंपनी जो है अपने कार्य को करने में क्या थी, असफल हो रही थी। तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था। अगला हम देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी और ब्रिटिश प्रजा पर क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। तो क्या है, ब्रिटिश प्रजा शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, जिससे क्या हुआ, क्षेत्राधिकार को लेकर के हमेशा से अनिश्चितता बनी रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की जो अदालत थी उनको किसी प्रकार से कोई मान्यता नहीं दी गई। न तो क्रिमिनल मामलों में नवाब के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कर दिया, और इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के न्यायालयों में हमेशा से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी। तो आज हमने आप लोगों से रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के पे और उसकी कमियों पे चर्चा की है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। धन्यवाद।